अत्याचारी सौतेली माँ। दामिनी अपनी 8 साल की बेटी रिया और पति महेश के साथ एक बड़े से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। महेश एक नामी गिरामी कंपनी में नौकरी करता था जो सारा दिन बाहर ही रहता था। तभी एक दिन की बात है। माँ, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, मुझे पता नहीं शहर में कितना समय लगेगा, तुम वहाँ पे बेवजह परेशान हो जाओगी। दामिनी, जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए तुम तुरंत ही लौट आना। हाँ बाबा, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। तभी महेश अपने काम के लिए चला जाता है। इधर दामिनी रिया को मिलकर घर से निकलने लगती है। वो जैसे ही दरवाजे के पास आती है तभी रिया पीछे से आकर दामिनी से लिपट जाती है। अरे क्या हुआ रिया बिटिया? माँ, आप जल्दी आना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अरे मेरी बच्ची, मैं शाम तक लौट आऊंगी। चलो अब रोना बंद करो और अपने कमरे में जाकर आराम से अपने खिलौने के साथ खेलो। इतना कहकर दामिनी अपने घर से बाहर चली जाती है। अब दामिनी एक बस में बैठकर शहर की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसी बस के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है और उस भयानक हादसे में दामिनी की वहीं मौत हो जाती है। अब जैसे तैसे महेश और रिया को दामिनी की मौत की खबर मिल जाती है। इस दुर्घटना के बाद रिया और महेश पूरी तरह से टूट जाते हैं। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। अपनी माँ की मौत के बाद रिया एकदम खामोश हो चुकी थी। तभी रमेश रिया से कहता है, रिया बिटिया, अब जो होना था वो तो हो गया। अब उस बात को भुलाकर हमें आगे बढ़ना होगा। पिताजी, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? मैं माँ के बिना नहीं रह सकती पिताजी, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। अपनी बेटी के आंसू देखकर महेश और टूट जाता है। जैसे तैसे एक दिन गुजर जाता है। तभी महेश एक साक्षी नाम की महिला से शादी कर लेता है और साक्षी को अपने घर ले आता है। रिया बिटिया, ये साक्षी है, मैंने इनसे शादी कर ली है। अब ये तुम्हारी माँ है, आज से यही तुम्हारी देखभाल करेंगी। अरे वाह, घर तो बहुत ही बड़ा है। लगता है ये महेश बहुत पैसे वाला है। चलो अब तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। रिया बिटिया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। अब साक्षी 2 दिनों तक रिया के साथ साई की तरह रहती है। वो रिया को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगती है। अब रिया भी साक्षी के साथ खुश रहने लगी थी। ये देखकर महेश मन ही मन बहुत खुश रहने लगता है। तभी अगले दिन महेश अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। तभी रिया साक्षी के पास आती है। माँ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना ले आओ ना। मैं तेरी नौकर नहीं हूँ जो तू मुझसे खाना मांग रही है। और सुन, ये खेलना कूदना ये सब बंद कर और चुपचाप घर का सारा काम कर, वरना मैं तुझे मार मार कर टमाटर की तरह लाल कर दूंगी, समझी? ये क्या बोल रही हो आप माँ? तभी साक्षी रिया को एक जोरदार चाटा मारती है। रिया जोर जोर से रोने लगती है। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझी? अब चुपचाप रसोई में जा और मेरे लिए चाय बना कर ले आ, जा। तभी साक्षी फिर से रिया को एक चाटा मारती है। रिया रोते रोते रसोई में आती है। अब मैं चाय कैसे बनाऊं? माँ, आप कहाँ हो माँ? रिया रोते रोते पानी में ही शक्कर और पत्ती डाल देती है और उसे एक कप में लेकर साक्षी के पास आती है। साक्षी जब ये देखती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ये क्या बनाया तूने? है? तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया था क्या? तेरी तो मैं। तभी साक्षी लात घूंसों से बड़ी बेरहमी से रिया को मारने लगती है। रिया दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगाती है, पर वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ बचाओ। साक्षी को उस बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। वो एक जानवर की तरह रिया को पीट रही थी। चल उठ यहाँ से और पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। अगर तूने घर की सफाई नहीं की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? रिया कांपते हुए रोते हुए घर की सफाई करने में लग जाती है। रिया ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी सौतेली माँ उस पर इतना अत्याचार करेगी। तभी रिया के घर शामू दूध वाला आता है। अरे रिया बिटिया, तुम क्यों घर में साफ सफाई कर रही हो? तुम्हारी नई माँ नहीं करती क्या ये सब काम? तभी साक्षी वहाँ जाती है। ए चल दूध दे और निकल यहाँ से, फालतू बकवास ना कर, वरना तुझसे दूध लेना ही बंद कर दूंगी। शामू साक्षी का ये अवतार देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत साक्षी को एक बर्तन में दूध देता है। तभी वो रिया की ओर देखता है तो रिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर शामू चुपके से वहां से चला जाता है।
अब क्या सारा दिन सफाई करने में ही निकाल देगी? चल उठ और जाकर सारे गंदे कपड़े धो। रिया रोते रोते कपड़े धोने चली आती है। किसी ने सच ही कहा है, सगी माँ से बढ़कर कोई प्यार नहीं करता। अब देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। तभी रिया थकी हारी अपने कमरे में आती है और लेट जाती है। तभी साक्षी वहां आकर रिया को एक जोरदार लात मारती है। महारानी की तरह क्या आराम करने चली आई? चल मेरे कमरे में और मेरे पैर दबा, वरना मैं तभी साक्षी खींचते हुए रिया को अपने कमरे में ले आती है। चल पैर दबा मेरे। रिया तो बच्ची थी, वो जालिम साक्षी के डर से उसकी हर बात मान रही थी। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अब महेश के आने का समय हो चुका था। सुन रिया, तेरे पिता थोड़े समय में ही घर आ जाएंगे। अगर तूने उन्हें बताया कि मैं तुझ पर इतने जुल्म और अत्याचार कर रही हूँ, तो मैं तेरे पिता को भी नहीं छोड़ूंगी, और उसके बाद तुझे भी, समझी? नहीं नहीं, मेरे पिताजी को कुछ मत करना। मेरी माँ के जाने के बाद वो पहले ही बहुत टूट चुके हैं। उन्हें कुछ मत करना, उन्हें कुछ मत करना। मैं वचन देती हूँ कि मैं पिताजी को कुछ नहीं बताऊंगी। चल अब चुपचाप हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में जाकर बैठ जा और अपने खिलौने से खेल। रिया वहां से हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी थोड़े समय बाद महेश अपने घर आता है। क्या हाल है साक्षी? रिया बिटिया कहाँ है? हम दोनों उसी के कमरे में थे, वो अपने खिलौनों से खेल रही है। ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना रिया ने? परेशान किया भी होगा तो क्या हुआ, मैं उसकी माँ हूँ, और माँ के लिए बच्चों की शरारत भी प्यार की तरह होती है। ये सुनकर महेश बहुत खुश हो जाता है और रिया के पास जाकर कमरे में बैठ जाता है। पिताजी, आप बहुत थक गए होंगे ना? अब आप जाकर सो जाइए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। रिया की बात सुनकर महेश साक्षी के पास अपने कमरे में चला आता है। अपने पिता के जाने के बाद रिया माँ को याद करने लगती है। अब रिया के साथ ये रोज का हो चुका था। साक्षी रोज इसी तरह रिया पर अत्याचार जुल्म करने लगी, पर यह बात महेश को पता नहीं थी। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात में साक्षी महेश को चाय में नींद की गोलियां दे देती है, और महेश के सोते ही साक्षी महेश की सारी संपत्ति के पेपर पर महेश के अंगूठे के निशान ले लेती है और महेश की सारी संपत्ति अपने नाम कर लेती है। तभी यह घटना रिया चुपके से देख लेती है। हश, चलो अब ये सारी जायदाद मेरे नाम हो चुकी है। अब कल सवेरा होते ही मैं इस बाप बेटी को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे बाप रे, इसने तो सारी जायदाद अपने नाम कर ली। अब थोड़े समय बाद साक्षी भी गहरी नींद में सो जाती है। तभी मौका देखकर रिया वो संपत्ति के पेपर साक्षी के कमरे से उठा लेती है और उसे अपने कमरे में लाकर फाड़ देती है। अब सवेरा होते ही शामू दूध वाला महेश को मिलता है और वो महेश को साक्षी के बारे में सारी बात बता देता है कि कैसे साक्षी उसकी बेटी रिया पर रोज जुल्म और अत्याचार करती है। ये सुनकर महेश गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो घर आकर साक्षी को खूब खरी खोटी सुनाता है। अब क्या फायदा, अब ये सारी संपत्ति मेरे नाम हो चुकी है। अब तुम दोनों बाप बेटी निकलो यहाँ से। मैंने कल रात धोखे से तुम्हारे अंगूठे के निशान पेपर पर ले लिए थे। ये बात सुनकर महेश घबरा जाता है। तभी साक्षी अपने कमरे में जाती है, पर उसे वो पेपर नहीं मिलते। उतने में रिया पुलिस को अपने घर बुलाती है और उस साक्षी के सारी करतूतों के बारे में पुलिस को बताती है, जिसके बाद पुलिस साक्षी को लेकर चली जाती है। अब रिया अपने पिता के साथ फिर से एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगती है। साक्षी को उसके किए की सजा मिल गई।